कक्षा 7 पाठ 12 परीक्षा। प्रस्तुत अध्याय साहित्य के महानायकों में से एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रेरक कहानी है। इसमें बताया गया है कि प्रशासक को शक्ति, उत्साह और साहस के अतिरिक्त मानवता की भी आवश्यकता होती है। प्रशासक मतलब जो शासक है, कोई अपना जो राजा वगैरह है, उसमें ये गुण तो होने चाहिए, शक्ति है, उत्साह है, साहस है, लेकिन उसमें मानवता भी होनी चाहिए। उसे अपनी प्रजा को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए, बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। जो रियासत थी देवगढ़, उनके दीवान थे सरदार सुजान सिंह। अब उन्होंने जॉब करी अपने राजा के यहाँ। अपने ये जो थे प्रशासक जो थे, उसके बाद जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने उनसे कहा, भाई महाराज जी, मेरी तो ऐसे ऐसे उम्र हो गई, अब मेरे बस की अब है नहीं काम। और यदि हो ऐसा हो कि भाई मैंने 40 साल तक इतनी सेवा की है, इतना अच्छे अच्छे काम किए हैं, कोई दाग धब्बा मेरे चरित्र पर नहीं है, तो मेरा एक अच्छा रिकॉर्ड है, कहीं ऐसा ना हो बुढ़ापे में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए और मेरी सारी नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। नेक नामी मतलब अच्छा काम, और मिट्टी में मिल जाना बेकार हो जाना, नाम खराब हो जाना। राजा साहब बड़े अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, उसको बड़ा रेस्पेक्ट करते थे। राजा भी उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए एक नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया, ठीक है भाई, तुम रिटायर हो जाओ, लेकिन नया दीवान खोज के लाओ। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। मतलब ऐड दे दिया उन्होंने कि भाई एक दीवान चाहिए, जिसको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ, तो जो अपने इस समय के दीवान जी हैं उनसे मिल लो आके, वो बता देंगे। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना, शर्त यह थी कि जरूरी नहीं ग्रेजुएट हो, बट हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मंदाग्नि मतलब जिसको पेट संबंधित बीमारियां हो या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, वो ना आए यहाँ पर। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। मतलब उनके काम को, जिसको कहते हैं ट्रायल पीरियड, 1 महीने तक चेक करेंगे हम, और कर्तव्य का बिल्कुल बोध हो, भले मतलब इतने पढ़े लिखे ना हो, इतनी क्या कहते हैं शिक्षा ना हो, लेकिन अपने काम को अच्छी तरह से करने की एक गुण होना चाहिए। इस विज्ञापन से सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों को एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आ रहा है तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों, मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सभी को अवसर मिला, सभी के लिए खुला ऑफर था। तो कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई पंडित है, कोई पादरी है, कोई सीधा साधा सा व्यक्ति है, कोई फैशनेबल सा है, और अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपकी सनद जो होती है ना, जैसे सर्टिफिकेट कह लो, हाई स्कूल और इंटर की पहले सनद हुआ करती थी, जो अभी भी शायद सनद ही कहते हैं, अब शायद कुछ और कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं। मार्कशीट के अलावा एक सनद होती थी, तो सनद की यहाँ जरूरत नहीं थी। वो ये सोचते थे, यार मेरे पास तो इतनी भी डिग्री है, मेरे पास तो ये भी सनद है, पर यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से वो परेशान भी होते थे। रंगीन एमामे, चोगे, नाना प्रकार के अंगरखे, कन टोप देवगढ़ में अपनी सज्जत दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। अब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति आए। हालांकि जरूरी नहीं था पढ़े लिखे हों, ग्रेजुएट हों, लेकिन वो लेके आए कि भाई हमारे पास तो ये डिग्री है। सरदार सुजान सिंह ने महानुभाव का आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदारों मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते। अपने कमरे में बैठे आराम से ऐश में बैठते थे और दिन गिनते थे, भाई 1 महीने के लिए हमारा टेस्ट हो रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे।
मतलब जो 9 बजे तक सो रहे थे, मिस्टर ए नाम दिया है, उनका कुछ नाम होगा लेकिन ए लिया है, वो क्या करते थे, देर तक उठते थे, 9 बजे उठते थे। आजकल वो सूर्य की पहली किरण उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर दे से जय से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। जो ये मतलब और काल्पनिक नाम दिए हैं दे से जय, ये क्या करते थे, अपने घर में नौकरों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, नौकरों को परेशान करते थे। आजकल वो आप और जनाब कहकर बात करते हैं। मार्शल के नास्तिक थे, हक्सले के उपासक थे, मतलब गॉड को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते थे वो। हक्सले उस समय के नास्तिक थे, हक्सले के उपासक थे, हक्सले एक दार्शनिक थे। मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। आजकल वो इतने धार्मिक बन रहे थे पूजा पाठी कि जो पुजारी थे वो भी समझते थे, उसको भी लग रहा था कहीं मेरी जगह ना ले ये। मिस्टर ले को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। एक शर्मा जी थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवा और कुछ काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह से काट लेते हैं, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछ रहा है। फिर ऐसे सोचते ना, यार नौकरी मिल जाए एक बार, फिर कौन पूछ रहा है। तो वो हर समय नमाज पढ़ते रहते थे। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस का छुपा है। ये जो बुजुर्ग थे दीवान जी, ये सब छुप के देख रहे थे कि ये सब बगला भगत बन रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं, जो असली हंस है वो कहाँ है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। जो नए लोग थे, थोड़ा मॉडर्न से थे, उन्होंने सोचा हॉकी खेलता है। तो हॉकी में जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये पेश किया था। आखिर यह भी तो एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तो तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। गैंग किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी। दफ्तर में जो नए नए उसके लिए आते हैं ना, कुछ समय के लिए उनको नौकरी पर रखा जाता है, तो सब उनसे काम कराते हैं, जा तू उधर जा, जा तू उधर जा। तो ऐसी ज्ञान बेचारी ऐसे ठोकर खाने लगी। हॉकी का खेल था, हॉकी ऐसे मार रहे थे। रियासत देवगढ़ में खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, इस खेल को नहीं खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर को तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर चढ़ती चली आती है। मतलब एक पाले, इस पाले से उस पाले में जब उसको लेके भागते तो ऐसा लग रहा था कि कोई लहर चली आ रही थी जिसे भागते हैं दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को रोक लेते कि मानो लोहे की दीवार हो। तो दोनों ही मतलब बढ़िया खेल रहे थे। वो तो ऐसे खेल रहे, फेंक रहे थे गेंद को जैसे लहर आ रही हो, दूसरी तरफ के जो खिलाड़ी थे वो दीवार की तरह रोक ले रहे थे। संध्या तक यही धूमधाम मची रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से छलक रही थी। गर्मी जो थी, हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग दम ही ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले में आ गया। उस नाले पर आया और नाले में लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को लटकारता, जैसे वो जा रहा था, उसकी गाड़ी भर रही थी पूरी अनाज से, बैलों को लटकार रहा था। कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिकता, बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, जैसे ऊपर को ऐसे धक्का दे रहा, फिर जाकर फिर वापस आ जा रही थी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर देखता कि कोई आ जाए, कोई हेल्प कर दे। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते उधर से निकले हुए जो खिलाड़ी खेल के आ रहे थे, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। किसान ने देखा, भाई उसे उम्मीद हुई ये लोग आ गए, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न कर सका। उसे लगा कहीं मना करते, हम नहीं कर रहे। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से खिलाड़ियों ने देखा, अपने चल दिए कि छोड़ो। जिसमें सहानुभूति नहीं, स्वार्थ था। उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। मतलब ये तो सब जो यहाँ नाटक कर रहे थे वो दीवान बनने के लिए कर रहे थे, अच्छे लोग थोड़ी थे वो।
लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया भी थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते समय उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ा था वो, धीरे धीरे चल रहा था। ये तो सब फिट थे, तेते चल रहे थे, वो धीरे धीरे चल रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, मतलब अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। पैर में चोट लग गई थी, उसकी निगाह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सारी बात समझ में आ गई। डंडा एक किनारे रखा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? उसे लगा भी अच्छा खासा इंसान है। उसे ये नहीं पता, ये तो पता था कि पीछे से अलग से आ रहा है। तो उसने कहा, हजूर मैं कैसे कहूँ, तो कभी तुम मना कर दो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हैं। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, बैलों को साधो। जैसे गाड़ी को धक्का देने के लिए बैलेंस भी तो बनाना जरूरी है, जब भी तो पीछे से धक्का देगा। उसने कहा, तुम जाके ये काम करो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, तुम उसे खींच लेना। अभी तक क्या हो रहा था, वो अकेला ही धकेल रहा था, उतनी वापस आ जा रही थी। अब एक जना आगे से करेगा, वो पीछे से धकेलेगा, तो शायद चढ़ जाए। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को फिर ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंधी। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम तो दे देते। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब उसके पास बेचारे के क्या था, उसने कहा, उसे भी पता था कि दीवानी की ओर चल रही है। उसने कहा, भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में उतरने से ही मोती मिलता है, मतलब जो सीप मिलता है, मोती मिलता है समुद्र से, उसमें गहराई में जाओगे जब भी, वो ऐसे नहीं कि आगे आ जाएगा। महीना पूरा हो चुका, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। लास्ट वाला दिन तो और मुसीबत से कटता है कि भैया आज आना है रिजल्ट, फटाफट पता चले क्या होना है। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। सबको लग रहा था कि इतने सारे लोग हैं, चुना तो एक ही जाएगा, तो आशा निराशा दोनों थी। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और घनाढ्य राज कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह खूब रंग बिरंगी सज धज बनाए गए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवारों महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल भी हो। दया भी होनी चाहिए। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति के साथ सामना करे। मतलब उदार हृदय तो अच्छा, इसमें कहा ना, हृदय में दया हो जो उदार हो, और आत्मबल वो जो विपत्ति का सामना करे, विपत्ति से बचे नहीं, भागे नहीं। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। पंडित जानकीनाथ नाम था उस व्यक्ति का। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी कि भी कौन है जानकीनाथ, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो मनुष्य स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो समझ में आया कि वो जो गाड़ी लेकर जा रहा था वो खुद दीवान जी थे। उन्होंने तो देख लिया, भाई रोज उनके सारे क्रियाकलाप देख रहे हैं, सारी दिनचर्या देख रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि सही अच्छा इंसान कौन है। तो उनके दिमाग में आया कि आज ये करके देखता हूँ, वहाँ सारे हॉकी खेल रहे हैं, रास्ते में से निकलेंगे,
देखता हूँ उनमें से कौन कौन इस चीज़ के लिए किसके हृदय में दया है जो तैयार होगा। तो उन्होंने कार्य किया और उनको सही पुरुष मिल गया। सही विकल्प चुनिए। रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह। सारे मुल्क में किसने हलचल मचा दी? विज्ञापन ने। खिलाड़ियों में किसका नाम भी न था? ये दोनों। भाईचारा, सहानुभूति, उदारता कुछ भी नहीं था। उम्मीदवारों ने हॉकी। रियासत का नया दीवान जानकीनाथ। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। कहीं भूल चूक हो जाए, बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेतनामी मिट जाए, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई मैं कोई गलती हो जाए, मेरी उम्र हो रही है, दाग लग जाए, कोई नाम मेरा खराब हो जाए, इतनी मैंने अपनी इज्जत कमाई है, इतना मेरा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो खराब ना हो जाए। किसने किससे कहा? प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दीजिए। लिखित रूप में उत्तर दीजिए इन प्रश्नों के। निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। नीति कुशल, नीति में कुशल। धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा। वेद मंत्र, वेदों के मंत्र। आत्मबल, आत्मा का बल। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। मिट्टी में मिलना, बिल्कुल खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। नाक में दम होना, परेशान होना। हाथ की सफाई, चतुराई। बेदम होना, हिम्मत हार जाना। हिम्मत ना हारना, अड़े रहना। जब एक शब्द अपने ही जैसे, अपने पर्याय या विलोम शब्द के साथ जोड़े के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे युग्म शब्द कहते हैं या शब्द युग्म कहते हैं। जैसे भूल चूक, रहन सहन, आचार विचार, हष्ट पुष्ट। निम्नलिखित शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर युग्म शब्द बनाइए। भाग दौड़, आमोद प्रमोद, उचित अनुचित, दिन रात, पूछताछ, सीधा सादा। निम्नलिखित सुयोग्य में से सु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसी प्रकार सु लगाकर 4 शब्द बनाइए। 4 शब्द बनाइए, ठीक है, सु उपसर्ग लगाकर। हमें अपने जीवन में कौशलों के अतिरिक्त मानव व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। एक विद्वान का मानना है कि हमारे जीवन में मानव व्यवहार की भूमिका सर्वोच्च है। पाठ समाप्त हुआ।